आ जाइए बच्चों। सबसे पहले हम लोग जो स्कीम हमने बताया है, हमारे स्कीम के अनुसार सबसे पहला होता है सोर्स, अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत हमने कवर किए। इसके बाद आपको कवर करना पड़ेगा चेंज, परिवर्तन। उसमें आप खंड प्रथम से गुजर रहे हो। आज आपको मैप का बेसिक ज्योग्राफिकल लोकेशन दिया गया है। कल आप लोग जो इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड का सबके लिए कंपलसरी है, एग्जैक्टली 8 बजे कल आ जाओगे, 8 से 8:15 के बीच। आज जो मैप में दिखाया गया है उसी का बना के आपको 10 क्वेश्चन फॉर्म करके दिया जाएगा। उसमें कोई रिवर रहेगा, पहचानना पड़ेगा, कोई पठार रहेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा जो आपके मैप पर है, उसको पहचानना पड़ेगा। ये आप समझो कि आप मैप का ABC है, और यहीं से आप मैप पर कॉन्शस होते चले जाओगे तो फिर बीच में आप देखोगे कि 7-7 चैप्टर जलता जाएगा और मैप का काम आपका होता जाएगा। और मैप का मतलब है कि आप अगर 17-18 प्लेस ही बना दिया, 20 का 20 होना मुश्किल होता है। जैसे एक प्लेस में अभी भी विवाद बना हुआ है, जो ऊपर वाला प्लेस है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। जैसे पुरुषपुर से ऊपर है, एक चित्राल का डाउट हो रहा है। तो ऐसा होता है, मतलब 20 का 20 मैप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कुछ तो वो लोग भी लोकेशन देने में भी कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे अगर मीन कर रहेंगे पुरुषपुर तो ऊपर बढ़ा दिया, थोड़ा काबुल साइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अन्यथा अगर कोई बच्चा मैप को फॉलो करेगा तो 17-18 प्लेसेस उसको मिल ही जाएंगे। फिर रह गई लिटरेचर पार्ट की बात, तो लिटरेचर पार्ट में इतना आपको सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ कि आपको उससे क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। आज मैंने 5 बजे डिस्कशन का भी क्लास रखा है, यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखिए दोनों पेपर का थोड़ा लंबा उसमें टाइम लगेगा, लगभग आप मान के चलिए बीच में एक ब्रेक देना पड़ेगा मुझे, और तकरीबन 2 पेपर है तो 3 आवर्स लग सकता है उसमें। मेरा टारगेट है 2.5 से 3 घंटे का होगा। और उसमें कैसे क्वेश्चन को उठाया जाए, किस प्रकार से उसको टेकल किया जाए, यह भी काम बड़ा जोखिम का होता है। क्योंकि अब थियोरेटिकली आप पढ़ा दो, बात दूसरी होती है, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन का डिस्कस करना होता है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे उठाया जाए, कौन कौन से एरिया को लिया जाए। तो क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को तो 5 क्वेश्चन लिखना है, तो उसमें तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा पकड़ में ऐसा रहेगा ही जो थोड़ा ट्विस्टेड रहता है। फॉर्चुनेटली वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको नहीं है, सबको कॉपी से ही तुमको मिल रहा है। और जो फर्स्ट पेपर में ही है वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर है, तो 2-3 क्वेश्चन को हल्का स्लाइटली तुमको मॉडिफाई करोगे तो वो निकल जाएगा। और जैसे जैसे अब यूपीएससी का क्वेश्चन का पूरा हमको आइडिया हो गया है ऑप्शनल पेपर में, जनरल स्टडीज पेपर में, कि यूपीएससी अब चाहता क्या है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। मैप वाले में भी तुम्हारा काम होता जाएगा। क्योंकि परेशानी तब होती है जब ट्रेंड पता नहीं चलता है। ट्रेंड इसका पता चल गया है कि जो बच्चा समझदार है वो क्वालिफाई करेगा, नहीं तो बाकी बच्चा मगजमारी करता रहेगा, इसमें किनारा नहीं मिलेगा। और समझदारी डेवलप करने के लिए सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, दिमाग को डालना पड़ेगा। तो हिस्ट्री का तो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में कितना भी बढ़िया मार्क्स उठा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हम राइटिंग पर भी विशेष रूप से काम करेंगे। बड़ा अच्छा इंडिया का मैप बनाया है, पेंटिंग्स अच्छी है तुम्हारी। मैं तो जीवन भर कोशिश करता रहा, मैप कभी सीधा मुझसे हो नहीं पाया। ड्राइंग मेरा वीक था थोड़ा, तो मैं किसी को ड्राइंग अच्छा करते देखता हूँ, हैंड राइटिंग अच्छे बनते देखता हूँ तो एक चुभन सी होती है कि, है ना। तो मतलब वो जब हायर सेकेंडरी में थे तो जिस दिन ड्राइंग का होता था टेस्ट, उस दिन पसीना छूटता रहता था कि भाई अब वो बनाएंगे मछली तो कहीं बाघ न बन जाए, है ना। तो ये समस्या रहती थी। थोड़ा सा तुम लोग इंडिया का मैप खींचना टेढ़ा मेरा ही सही, क्योंकि हमने मैप हमको याद इसलिए रहता है कि हम मैप को खींच के उसको किए हुए, जैसे गुजरात का कहाँ लोकेशन है, इसका कहाँ लोकेशन है। तो जब तुम लोग को पढ़ाता रहता हूँ तो मैप का प्लेस दिमाग में घूमता रहता है, तो इसलिए याद रहता है चीजें। तो तुम लोग अब तो मैप का तुम साथ साथ करते ही जाओगे तो तुमको पता चलेगा, फिर तुमको मैप से राइटिंग में सहूलियत मिलेगी और राइटिंग से मैप में सहूलियत मिलेगी, दोनों से दोनों का। अब मान लो हर लोग बढ़िया ड्राइंग जो नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है, टेढ़ा मेरा ही ड्राइंग हो जाए, लेकिन खींचो अपने हाथ से। हो सकता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान घुस जाए, लेकिन फॉर टाइम बिंग एक रफ आइडिया तुमको मिल जाएगा कि हाँ चलो है ये एरिया में ये है। तो अभी से अगर तुम लोग कॉन्शियस हो जाओगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। लिटरेचर में तो तुमको मैं इतना बढ़िया कर दूंगा, अगर मैप का तुम प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, तो लिटरेचर में सवाल ही नहीं उठता है तुम्हारा। मतलब कोई भी
बच्चा होगा चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, तुमसे अच्छा परफॉर्म वहां कर दे अगर तुमने ठीक से पढ़ा हुआ है तो। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि यूपीएससी में चाहिए क्या 150-200 शब्द का क्वेश्चन होता है। तो अगर कोई बहुत एक्सटेंसिव जाएगा वो भी फंस जाएगा, और कोई अगर सिलेक्टिव पढ़ेगा वो भी फंस जाएगा। तो उसमें बड़ा बैलेंस लेके यूपीएससी क्वेश्चन को डील करना है। जी क्वेश्चन का साइज तो 200 वर्ड्स ही। अगर कोई चाहे कि भाई अब उसके लिए बहुत डिटेल्ड स्टडी करेगा तो उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, और अगर एक में तुम डिटेल स्टडी करोगे तो वर्टिकली अंदर घुसते जाओगे, ओरिजेंटली तुम लिंक नहीं जोड़ पाओगे। इसमें सबसे पहला चाहिए ओरिजेंटल लिंक, और तब स्पेसिफिक टॉपिक में वर्टिकली थोड़ा अंदर जाके रुक जाना, थोड़ा अंदर जाके रुक जाना। मतलब ऐसा नहीं कि अब उसमें अंदर जाके इतना डीप चले जाओ कि फिर ओरिजेंटल में लौट ही ना पाओ। यही बैलेंस लेके अब यूपीएससी की जरूरत है चलने की। तो बच्चों कल मैंने जहां तक कराया वहीं से मैं तुम्हें कवर करते हुए आगे बढ़ाता हूं। कागज कलम उठाओ और थोड़ा सा हेडिंग दे दो फिर। हाँ 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 लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, थोड़ा सा हेडिंग देकर। हाँ पूरा पासा निकाल। हाँ 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 सबसे पहले पूरा पाषाण काल लिखो। जैसे देखो तुमको ये पता ही है कि आप लोग मैटर में पढ़ा होगा कि जॉन लुबाक नामक विद्वान था जिसने नियोलिथिक शब्द दिया है, आपको पढ़ा होगा। तो जॉन लुबाक ने पहले इस काल को 2 पार्ट में बांटा था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। बीच की जो अवस्था है वो बीच की अवस्था जो संक्रमण की अवस्था है, उस संक्रमण की अवस्था को कहा गया मध्य पाषाण काल। तो मैं अभी जो भौगोलिक वितरण है वो भौगोलिक वितरण वाले को थोड़ा स्थगित रखूंगा। थोड़ा सा लेट क्या हो गया कि जो मैप जो गया मतलब जेरोक्स होने, वो थोड़ा सा एक ही साथ जेरोक्स मिलेगा, तो उसमें एक आदमी लेट हो गया। तो लेट हो गया तो जो भौगोलिक वितरण है वो मैप के साथ साथ तुम करोगे तो ज़्यादा तुमको याद रहेगा नेचुरली। तो भौगोलिक वितरण वाले को हम तुमको एक जगह बनवा देंगे और वहाँ पर मानचित्र तुम अपना टेढ़ा मेढ़ा भी खींच लेना, फिर आदत हो जाएगी। जैसे अब हम लोग आदत हो गई कि एकदम कहीं पर अगर उंगली रखें तो जगह हो जाएगी। उसके लिए करना, पहले स्टूडेंट को जो बताते थे तो हम ब्लॉक बनवाते थे, तो ब्लॉक वाला थोड़ा कठिन काम होता था जब प्लॉटिंग करनी होती थी। तो प्लॉटिंग करने में एक साइंटिफिक तरीका होता था ब्लॉक का, मतलब 7 भाग वर्टिकल और 6 पार्ट हॉरिजॉन्टल, टोटल 42 ब्लॉक बनते थे और उस ब्लॉक के सहारे प्लॉटिंग करवाते थे। तो वो अब चूंकि प्लॉटिंग नहीं करना है बल्कि प्लॉटेड चीज़ को पहचानना है, तो अभी प्लॉटेड चीज़ को पहचानने में तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे उससे भी ज़्यादा सटीक चीज़ अब डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि अब क्या होता है कि पूरा का पूरा दारोमदार डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है। पहले था कि प्लॉटिंग में 3 मार्क्स मिलते थे और डिस्क्रिप्शन में 1 मार्क्स मिलता था। अब क्या है कि पहचानना है, पहचानने में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अभी पहचान दो, केवल तुम बता दोगे एक ताम्रपाषाण काली का स्थल वहाँ पर लिखा हुआ है और तुम केवल वहाँ पर उसको बता दोगे कि यह जोड़वे है, तो अभी आपको 1 मार्क्स दे देगा। लेकिन जोड़वे कहाँ स्थित है, इसका क्या प्राचीन काल में रिलेवेंस है, ये जब पूरा लिखोगे तब तुम्हारा बाकी जो टोटल आप देख रहे हो जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 पर 2.5 मार्क्स है, तो 1.5 मार्क्स तब देगा वो आपको। तो इस प्रकार से वो होता है। तो पूरा पाषाण काल को मैंने आपको बताया कि जैसे बीच में जॉन लुबाक ने एक मध्य पाषाण काल एक मध्य पाषाण काल की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि देखिए, सॉरी जॉन लुबाक ने नहीं, जॉन लुबाक ने तो 2 ही पार्ट में बांटा था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक दूसरे विद्वान ने उसमें एक मध्य पाषाण काल भी जोड़ा। मध्य पाषाण काल को संक्रमण की अवस्था में जोड़ा। उनका मानना था कि मध्य पाषाण काल की कुछ प्रवृत्तियां पूरा पाषाण काल से संबंधित है और मध्य पाषाण काल की कुछ प्रवृत्तियां नवपाषाण काल से संबंधित है, तो इसलिए उसको फेज ऑफ ट्रांजिशन के रूप में देखा। आप पूरा पाषाण काल में लिखना। हाँ 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 लिखिएगा कि हाँ 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 लिखिए। हाँ 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 लिखिएगा कि हाँ 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 एडवर्ड लार्टेट नामक विद्वान ने, एडवर्ड लार्टेट नामक विद्वान ने पूरा पाषाण काल को
पूरा पाषाण काल को, हाँ, जलवायु में होने वाले परिवर्तन, जलवायु में होने वाले परिवर्तन, जलवायु में होने वाले परिवर्तन, कॉमा तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन तथा प्राणी समूह, तथा प्राणी समूह, तथा प्राणी समूह, प्राणी समूह की संरचना, प्राणी समूह तथा प्राणी समूह, समूह, समूह की स्थिति में, प्राणी समूह की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, फर्स्ट वन यू फाइंड दैट, जैसे पूरा पाषाण काल इज कॉल्ड पैलियोलिथिक पीरियड एंड मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। तो सबके लिए अलग अलग पीरियड की संज्ञा दी जाती है। तो उसमें जो तीन शब्द है, इसमें पहला हुआ तकनीकी परिवर्तन, जलवायु संबंधी परिवर्तन मीन्स की क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। अब क्या क्लाइमेटिक चेंज है, जस्ट मेक यू क्लियर। जैसे मान लो इस पृथ्वी का विकास है तो इसका भी दो अलग अलग एरा चलते हैं। एक एरा है जियोलॉजिकल एरा। तो जियोलॉजिकल एरा में क्या होता है कि बहुत मेजर चेंज होता है। जैसे उसमें तुम देखोगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एंड चतुर्थ की, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पैलियोजेइक, मेसोजिक, टर्शियरी एंड देन द फाइनली कहा जाता है क्वार्टरनरी। तो टर्शियरी और क्वार्टरनरी दोनों को जोड़ के कहा जाता है सेनोजोइक। तो तीन पार्ट में बट गए, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। सेनोजोइक में क्वार्टरनरी भी होता है और टर्शियरी, ये तीनों होता है। और अब जो क्वार्टरनरी है उसमें भी 7 एपॉक्स होते हैं, उसके भी अलग अलग एपॉक्स होते हैं। तो उसमें उस एपॉक्स में एक होता है जो सबसे लेटेस्ट है, होलोसीन। तो होलोसीन एरा से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि इधर कुछ और, जब से आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आया है तब से एक अलग अवधारणा आ गई है। इसको एंथ्रोपोसीन भी बोलते हैं। एंथ्रोपोसीन का मतलब है कि अब मानव ने पर्यावरण पर अपने इम्प्रिंट को, जो मानव समूह है उसने पर्यावरण पर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। यानी पर्यावरण में जो मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है उसके लिए एक नए एरा का नाम दिया गया है कि दैट इज गोइंग टू बी अ बिट कंट्रोवर्शियल, यू कैन से। तो अब 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का विकास हुआ, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले एक कपी समूह के रूप में मानव डेवलप होना शुरू हुआ। तो इसी क्रम में तुम देखोगे कि पहले मानव कपी समूह था, मतलब कि जस्ट बानर की तरह, और वो जंगलों में रहता था। तो पहले जंगलों में रहता था तो पेड़ पौधे पर रहता था, तो पेड़ पौधे पर रहता था तो उसके जो हाथ वाथ थे वह जंगलों में और पेड़ पर रहने के लिए ज्यादा अनुकूलित थे। अनुकूलित का मतलब हुआ कि जैसे तुम बंदर को देखोगे तो उसका पूरा हाथ नहीं खुलता है, आधा हाथ ही खुलेगा, ऐसे वो ऐसे नहीं हाथ कर पाएगा, क्योंकि पेड़ की शाखा को पकड़ने के लिए जो आधा आधा हाथ का प्रयोग करता है तो उसका हाथ इसी पर फिक्स हो जाता है, सीधा ऐसे नहीं हो सकता है बंदर का हाथ। उसी प्रकार से मानव का भी हाथ उसी तरह आधा खुला हुआ था और वह पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेड़ों से उतरकर जमीन पर आया और फिर वो 2 भागों में बट गया। एक भाग जंगल में ही रह गया कपी समूह के रूप में, और एक भाग वहां से मूव करके और तब वो आ गया घास के मैदान में। तो जब वो घास के मैदान में आया तो उसको फिर कहा गया, यू कैन से, तो जैसे वो ऊपर पेड़ पर था जब नीचे उतरा तो उसको रामापिथेकस कहा गया, और फिर घास के मैदान में आया तो उसको ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहा गया। अब ऑस्ट्रोलोपिथेकस से फिर एक नई प्रजाति विकसित हुई जिसको नियंडरथल कहा गया। इसे मानव शास्त्र का पॉइंट है, हिस्ट्री का नहीं है एंगल। तो नियंडरथल कहा गया। अब नियंडरथल में पहले क्या हुआ कि जैसे आप देखो 4 पैर है, तो पहले मानव चौपाया था तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका दोनों आगे का जो पैर है वह ऊपर उठने लगा, छोटा होने लगा और ऊपर उठने लगा, उन्हें हाथ का शेप लेने लगा। तो वो आधा पहले झुका हुआ था और आधा खड़ा था। तो आधा झुका हुआ जो पोस्चर है उसको होमो इरेक्टस कहा गया। होमो इरेक्टस का मतलब है कि आधा झुका हुआ है आधा खुला हुआ है, होमो इरेक्टस कहा गया उसको। और फिर उसी से फिर क्रो-मैग्नन बायोलॉजिकल नेम है और उसका हिस्टोरिकल नेम है होमोसेपियन, एंथ्रोपोलॉजिकल नेम है होमोसेपियन। होमोसेपियन मानव का जो लेटेस्ट कह सकते हो कि जो फोरफादर्स है
वो होमोसेपियन है। दे वर आइडेंटिफाइड एज होमोसेपियन। तो फिर होमोसेपियन से ही आधुनिक मानव होमोसेपियन से ही माना जाता है, और फिर धीरे धीरे इसी से उसका विकसित रूप होता चला गया। धीरे धीरे मस्तिष्क डेवलप किया, इंटेलिजेंस आया, कॉग्निटिव क्वालिटी आई। कॉग्निटिव क्वालिटी का मतलब है कॉग्निटिव जैसे पहचान, जिसको दिमाग को होता है, जिसको दिमागी कॉग्निटिव मतलब जो पहचान है, कॉग्निशन है, जो एक चीज दूसरी चीज में फासला करने का जो एनिमल से मानव इंटेलिजेंट होता हुआ फिर चला गया। तो उसी में देखो इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी का भी अपना एक अलग इतिहास रहा था। जैसे ये क्या था कि एक समय था कि यह पूरे बर्फ से ढका हुआ था, जिसको हिमयुग कहते हो। उसको लगभग 10 लाख वर्ष पहले जब थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज हुआ था, क्या हुआ था, ग्लेशिएशन हुआ था। उसको फर्स्ट ग्लेशिएशन, सेकेंड ग्लेशिएशन एंड थर्ड ग्लेशिएशन कहते थे। तो ग्लेशिएशन की स्थिति क्या थी कि जैसे हिमालय पहाड़ में आप देखोगे वहां से हिमालय पहाड़ नहीं, जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन से जो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां से इक्वेटर की तरफ जो बड़े बड़े हिमनद हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर्स इक्वेटर की तरफ मूव किया। तो मूव किया तो उतनी दूर तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो लगभग नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री, मतलब इक्वेटर से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक का मूवमेंट हुआ। तो उसको ग्लेशिएशन बोलते हैं। उस ग्लेशिएशन से एक भयंकर क्लाइमेट चेंज हुआ, और 10 लाख वर्ष पहले लगभग इतनी बारिश हुई कि हजारों वर्ष तक बारिश होती रही। फिर समुद्र वगैरह बनते चले गए। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी पर धीरे धीरे रहने लायक वातावरण पैदा हुआ। लगभग 20 लाख वर्ष पहले तुम देखोगे कि यहाँ पर घास वास उगने लगे, तो जानवरों को रहने की स्थिति, तो जिसको अभी वर्तमान में असली गाय, असली भैंस वगैरह कहते हो, वो सब चीजें फिर धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। मतलब अस्तित्व में वर्तमान से पकड़ने लगी, धीरे धीरे उनका शेप पकड़ने लगा, और फिर इस तरह से बदलाव आने लगा। तो बदलाव आने लगा, तो अब तुम हिस्टोरिकल एरा में आओगे, तो जिसको तुम कहते हो पूरा पाषाण काल, उसको लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से मानते हो, और 3 लाख ईसा पूर्व से व्हाट एवर में भी। लेकिन जो एरा है उसमें होलोसिन तो सबसे लेटेस्ट है, जो 10,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। उससे पहले का रहा है प्लिस्टोसिन। तो प्लिस्टोसिन एरा भी कोई कम समय का नहीं है। प्लिस्टोसिन एरा में भी तुमको जाना पड़ेगा, लगभग 20 लाख वर्ष पहले है। तो उतने वर्ष 20 लाख वर्ष पहले तुम जा रहे हो, तो 5 लाख ईसा पूर्व में अगर ये हुआ, तो प्लिस्टोसिन एरा के लेटर फेज में हम लोग पूरा पाषाण काल में थे। और पूरा पाषाण काल में भी तुम देखोगे तो उस समय भी चूंकि ठंडक ज्यादा थी, तो क्लाइमेटिक इंपैक्ट था उसका, बहुत ज्यादा परिवर्तन होना पूरा पाषाण काल के आरंभिक अवस्था में मुश्किल था, क्योंकि बर्फ से पृथ्वी का भाग अभी भी बर्फ और ठंडक थी। लेकिन जैसे जैसे प्लिस्टोसिन में तुम देखते हो, तो प्लिस्टोसिन का एक बड़ा लंबा एरा तुमको समझ में आता है। लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व शुरू होगा और 10,000 ईसा पूर्व तक चलता रहेगा। तो 5 लाख ईसा पूर्व से आरंभ होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता रहेगा। इसका मतलब है कि इस बीच क्लाइमेटिक चेंज होता रहेगा। तो उसी में धीरे धीरे प्लिस्टोसिन का इंपैक्ट कम होगा, और जब होलोसिन दरवाजे पर दस्तक देने लगेगा, तब तक चलेगा पूरा पाषाण काल। तो इसी आधार पर विद्वानों ने कहा कि देखो भाई, ये 4 लाख और 3 लाख वर्ष या 3.5 लाख वर्ष, व्हाट एवर यू मे टेक, इतने बड़े वर्षों में एक ही तरह की चीज तो रही नहीं। ये इतना लंबा समय है पूरा पाषाण काल का, कि इस काल में भी इस काल में भी जलवायु संबंधी परिवर्तन दिख रहे हैं, तकनीकी परिवर्तन दिख रहे हैं, प्राणी समूह है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जिसको कहते हो फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा एंड फौना के शेप में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इतने सारे परिवर्तनों को देखते हुए हम आप पूरा पाषाण काल को भी किसी एक काल ना माने, बल्कि इसके अंदर भी जो उपचरण है उसका विभाजन करें, और इसी आधार पर बांट दिया गया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण का काल अमूमन 5 लाख वर्ष पहले से लेकर लगभग 70,000 ईसा पूर्व या 50,000 ईसा पूर्व तक माना गया निम्न पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल में तुम देखोगे कि अधिकतर जो उपकरण है, अब उपकरणों की बनावट में, अभी मैं एक ही साथ उपकरणों की बनावट नहीं कहूँगा, नीचे में कोई तकनीकी परिवर्तन में दिखाऊंगा कि उसमें उपकरणों जैसे तुम देखोगे, जब जिसको निम्न पूरा पाषाण काल कहते हो, उसमें बड़े बड़े क्रूर उपकरण बनेंगे। बड़े बड़े क्रूर उपकरण कैसे होता था, तो ये नॉर्मली तुम अगर कभी जाओगे पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में तुमको वहां पर दिखेगा कुछ पहाड़ी नदियां बहती है। तो पहाड़ी नदियों में कोई शिमला चाहे ये सब जगह पर जाओगे तो देखोगे पहाड़ी नदियां अगर सूखी भी रहती है तो उसके बीच बड़े बड़े पत्थर सब तुमको रखे मिलते हैं। वो बड़े ठोस पत्थर होते थे, आप कह सकते हो क्वार्टजाइट पत्थर, जो बड़े मजबूत पत्थर होते थे। और उस पर एक दूसरे पत्थर जैसे पेबल कहते हैं हथौड़ा को, तो उसमें लोहे का हथौड़ा तो होता नहीं था, तो पत्थर का ही हथौड़ा से इस्तेमाल करके उसको तोड़ के उपकरण बनाते थे। तो उसी में कई तरह की तकनीकी, एक लेवाई तकनीकी आपको फ्रांस में दिखेगा, उसके बाद एक क्लैक्टोनी
तकनीकी, इस तरह से तकनीक बोलते थे। जो कि अब वो बनाते थे तो किस तरह से बनाते थे, तो जो पहले जिसको तुम कहोगे निम्नपुरा पाषाण काल, उसमें जो पहले उपकरण बने उस उपकरण को कहा गया क्रोर उपकरण। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कोर और हिंदी में कहते हैं क्रोर उपकरण। क्रोर उपकरण इसलिए कि मूल पत्थर से ही उपकरण बना लेते थे। तो मूल पत्थर से उपकरण बनाने में वो क्या करते थे, जिसका एक भाग ऐसे देखो वो तोड़ देंगे और तोड़ के इसको धारदार बना देंगे। वजनदार है, एक भाग तोड़ के धारदार बना दिए, ये बन गया चॉपर, ऐसे काटते थे उसको, है ना। और फिर इसके दोनों भाग को भी तोड़कर और इसको धारदार बना दिया ऐसे। तो ये हो गया हस्त कुठार, हैंड एक्स। अब आज की तरह हस्त कुठार नहीं, वही हस्त कुठार का काम करता था। फिर एक इसी तरह बना के क्रोर का ही और धारदार बना देंगे एक ही तरफ। इसका काम कैसे आएगा, इसका काम आएगा जैसे पेड़ है या बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, हाथी तक को, तो उसके बीच में उसको डालकर सीधे लंबा यानी वर्टिकली उसको फाड़ देते थे दो पार्ट में। तो इसका नाम पड़ा विदारणी। विदारणी अंग्रेजी में उसको क्लीवरर बोलते हैं। जैसे हाथी है तो उसको लगाया सीधे पूंछ के पास से और सिर तक से दो पार्ट में बांट दिया। पेड़ में लगाया तो वर्टिकली पेड़ को दो पार्ट में बांट दिया, इतना मतलब वो सक्षम हो जाता था। तो उसको विदारणी बोलते। सब मजबूत उपकरण होते थे लेकिन भारी उपकरण होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पूरा पाषाण काल से, सॉरी निम्नपुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण नहीं, देखो उसमें भी कंफ्यूजन तुमको नहीं होना है। मध्य पूरा पाषाण काल अलग है और मध्य पाषाण काल अलग है। अभी तुम पूरा पाषाण काल को ही तीन पार्ट में बांटोगे तो उसी में तुमको तीन पार्ट मिलेंगे और वो तीन पार्ट है निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा पाषाण काल अर्थात जब 17,000 ईसा पूर्व या 50,000 ईसा पूर्व में आओगे तो तुम एक तकनीकी परिवर्तन वहां महसूस करोगे कि धीरे धीरे क्रोर उपकरण की जगह शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी। अब ये शल्क उपकरण क्या होता था, तो शल्क उपकरण में तुम अब एक कोर, अब कोर से उपकरण बनाते थे तो कोर जो उपकरण है वो भारी उपकरण होता था। अब इसी से क्या करते थे, एक पेबल लिया, अब मान लो एक उपकरण है, पेबल लिया और पेबल से मारा उसके ऊपर तो उसका एक छिलका उतरा, पपड़ियां जैसे आलू काटते हो ना, तो चाकू से काटते हो पतला पतला कटता है ना, उसी तरह से इसकी एक पपड़ी उतरी। उसकी जो पपड़ियां होती थी उसको शल्क बोलते थे। अंग्रेजी में उसको कहते थे फ्लेक, फ्लेक्स। अंग्रेजी में उसको फ्लेक्स कहते थे। ये जो शल्क है, एक शल्क उतरा, उससे वो उसको धारदार एक उपकरण बना लिया। दूसरा शल्क उतरा, उससे धारदार उपकरण बना लिया। तीसरा शल्क उतरा, उससे धारदार उपकरण बना लिया। तो उसमें फायदा इनको क्या मिला, जैसे एक फायदा मैं बताता हूं। जैसे मान लो कोई क्रूर उपकरण ही है, क्रूर उपकरण को अगर मान लो उन्होंने दो पार्ट में धारदार बनाया हुआ है ऐसे। अब इसका अगर मान लो शल्क उतारते हैं तो इधर मान लीजिए आप 30 सेंटीमीटर है धार और इधर 30 सेंटीमीटर धार है। 30 सेंटीमीटर धार है अगर बना हुआ है इसमें। अब इन्होंने पेबल ऊपर से मारा, एक पपड़ी उतारी। तो एक पेबल मारने के लिए तो किसी एक तरफ से पेबल मारेंगे तो एक तरफ का धार तो गया, दूसरी तरफ का धार लेते ही उतर गया वो पतला सा। तो एक धार इसी तरह से 12 पेबल मार के वो 12 बार निकालेंगे ऊपर से पपड़ियां। तो निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक तरफ का धार 30 सेंटीमीटर है और 12 पपड़ियां उतारा, तो 30 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना धार हुआ, 360। जहां पहले उनको 60 सेंटीमीटर की धार मिलती थी उसमें उनको अब मिले 360 सेंटीमीटर की धार। नंबर 1। नंबर 2, अब उपकरण हल्के हो गए। पहले क्रूर उपकरण थे तो उसको लेकर जो शिकार पर जाते थे तो मानव की गतिशीलता सीमित थी, लेकिन अब मानव की गतिशीलता निश्चय ही बढ़ जाएगी क्योंकि अब वह शल्क उपकरण को लेकर ज्यादा बढ़िया से दौड़ पाएगा। तो आपको देखना यह है कि शल्क उपकरण मध्यपुरा पाषाण काल में निम्नपुरा पाषाण काल की तुलना में महत्व बढ़ गया। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर शल्क उपकरणों का महत्व बढ़ा तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि क्रोध उपकरणों का महत्व समाप्त हो गया। क्रोध उपकरण भी पहले की तरह चलते रहे लेकिन शल्क उपकरण का महत्व बढ़ता जा रहा, यही हुआ। अब जब तुम उत्तर पूरा पाषाण काल में आओगे जिसको आरंभ होने की तिथि लगभग कितना, लगभग 30,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, तो उसमें आकर जलवायु में भी परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। जलवायु थोड़ा सा पहले से शुष्क हुआ है और सबसे बड़ा परिवर्तन दिखता है उपकरणों की बनावट में। उपकरणों की हाँ, एक चीज उपकरण जैसे सल्क है ना, सल्क के साथ एक उपकरण का नाम आपको और मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, सल्क का ही बना हुआ होगा, उसको बोलते हैं फलक।
अब ये फलक क्या होता है? फलक को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेड। फलक को अंग्रेजी में ब्लेड बोलते हैं। इसमें ब्लेड या फलक से कुछ घबराना नहीं है। जैसे पत्थर का आपने शल्क उतारा, शल्क से उपकरण बनाया, तो शल्क उपकरण में ही जो ब्लेड होते हैं या फलक होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट प्रकार के उपकरण होते हैं। जो फलक या ब्लेड है, वो फलक या ब्लेड की विशेषता ये होती है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो मतलब कि उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई 20 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे शल्क उपकरण जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो वो कहलाते थे शल्क उपकरण, वो फलक। तो फलक भी मध्य पूरा पाषाण काल से ही बने लगे थे। उच्च पूरा पाषाण काल में फलक के निर्माण पर और भी बल दिया गया, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में एक दो तकनीकी विकास आपको देखने को मिलेंगे कि शल्क उपकरण तो चल ही रहे थे, ऊपर से हड्डी और लकड़ी के उपकरण भी चलने लगे। अब जो पुरातत्ववादी हैं, पुरातत्व शास्त्री, उन्होंने शोध करके कुछ नई बात बताई है। पहले माना जाता था कि पत्थर के उपकरणों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, ऐसा माना जाता था कि पत्थर के उपकरणों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। परंतु अब जो नवीन शोध आ रहे हैं उसको लग रहा है कि देखो भाई, हड्डी और लकड़ी के उपकरणों की उपलब्धता ज्यादा थी और ज्यादा आसान था यूज करना, इसलिए संभवतः उन्होंने हड्डी और लकड़ी के उपकरणों का ज्यादा उपयोग किया होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास वो तो सब डिकम्पोज कर गए, वो तो बचे नहीं है, तो चूंकि बचे नहीं है, डिकम्पोज कर गए, इसलिए हमको पत्थर ही पत्थर दिखता है और हम अनुमान करते हैं कि उन्होंने सप्लीमेंट्री के रूप में लकड़ी और हड्डी के उपकरणों का प्रयोग किया। लेकिन ऐसा नहीं था। लकड़ी और हड्डी के उपकरणों का उन्होंने विशेष रूप में प्रयोग किया है और उस प्रयोग पर निगाह हमें रखनी चाहिए। क्योंकि हड्डी और लकड़ी का जो उपकरण है वो हड्डी और लकड़ी का उपकरण उनके लिए महत्वपूर्ण था। इस सबसे पहले उत्तर पूरा पाषाण काल उसका प्रयोग शुरू किया और उत्तर पूरा पाषाण काल में दो और उपकरणों का नाम सुनेगा। एक का नाम होगा ब्यूरिन और दूसरे का नाम होगा, दो उपकरण है, एक है खुरचनी और दूसरा है वेदनी। तो वेदनी का मतलब बेच देना, जैसे नहीं देखते हो, क्या बोलते हो, दीवार वाल में छेद करने के लिए क्या कांटे वाटे जो ठोकना रहता है, कील वगैरह, तो क्या लगाते हैं, ड्रिल, बस उससे वेदनी वही काम करता था। और खुरचनी है, वो खुरचनी उसको ब्यूरिन्स बोलते थे वेदनी को, और खुरचनी को बोलते थे स्क्रैपर्स। तो स्क्रैपर्स में क्या होता है कि जैसे कभी तुम कद्दू वद्दू क्या बोलते हैं उसको, घिया वगैरह या ये सब निनुआ वगैरह छीलते हो तो उसको कैसे एक, तो खुरचनी से उसमें क्या करते थे, जैसे जानवरों की जो खाल उतारते थे उसके लिए खुरचनी का प्रयोग करते थे। ये भी क्रूर उपकरण नहीं थे, ये भी शल्क उपकरण थे। तो इस तरह से बच्चों तकनीकी विकास हो रहा है, तब तुम देखोगे उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या है उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, फिर उनका सामाजिक संगठन कैसा था उस पर नजर डाल लेते हैं, और फिर उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसा दिख रहा है। तो बस इतना ही से अपना काम चलना है पूरा पाषाण काल में। फिर जब मध्य पाषाण काल में आएंगे तो उसमें फिर परिवर्तन। अभी हम लोग क्या देखना है, परिवर्तन। तो आप क्या लिखा है लाइन, आधार पर हम इसे 3 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। हम इसे 3 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। हम इसे 3 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। देख सकते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल लिख लोगे ना ठीक से, हाँ, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। सब में केवल पूरा पाषाण काल में निम्न, मध्य और उच्च जोड़ दो, बस इतना ही है। अब इसमें मध्य जोड़ दो, उसके ऊपर उच्च, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लिखिए, हाँ, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल का अत्यधिक लंबा काल रहा है। निम्न पूरा पाषाण काल का अत्यधिक लंबा काल रहा है, अत्यधिक लंबा काल रहा है, जो लगभग 70,000 ईसा पूर्व, जो लगभग 70,000 ईसा पूर्व अथवा 50,000 ईसा पूर्व,
लगभग 70,000 ईसा पूर्व अथवा 50,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा है। 70,000 ईसा पूर्व अथवा 50,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा है। लिखो ना, ठीक है, चलता रहा है। यद्यपि इसका आरंभ, जबकि इसका आरंभ लगभग 5 लाख ईसा पूर्व में माना जाता है। आरंभ लगभग 5 लाख ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, हाँ। उसी प्रकार मध्यपुरा पाषाण काल लगभग 70,000 ईसा पूर्व, अथवा 50,000 ईसा पूर्व से लगभग 30,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। लगभग 30,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। फिर जिसे हम उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। वह लगभग 30,000 ईसा पूर्व, वो लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। देखो बच्चों, बस ये जो एरिया है ना, इस एरिया पर इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण का इम्पैक्ट है। जैसे ह्यूमन का आरंभिक जो गतिविधियां, ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का विषय होता है। तो इसमें 50, ये एक तरह से तुम देखो तो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट लेकर चलता है। तो लेकिन इस बारे में क्या है कि एक बार जैसे यहाँ से हड़प्पा सभ्यता बाकी जब हो जाएगा और जब तुम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे तो फिर तुमको इसमें बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। क्योंकि इस टॉपिक में तुम्हारा 3 क्वेश्चन मतलब सेफ हो जाता है, मैप सेफ हो जाता है इस टॉपिक में। और जब तुम वैदिक काल ऑनवर्ड जो पार्ट 2 में बढ़ोगे तो वहाँ से फिर तुमको परिवर्तन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो वहाँ से दूसरी गतिविधि आ जाती है। तो आपको हिस्ट्री में हर टॉपिक में हर ढंग का आनंद आता है। इसमें आप मानव की आरंभिक गतिविधियां का आनंद लो, फिर जब वहाँ देखोगे तो वहाँ तुमको होगा कि प्राचीन संस्कृति कैसे डेवलप हुई भारत में, कैसे विविधता में एकता आई, कैसे राजनीतिक संगठन विकसित हुए। उसके बाद जब तुम मध्यकाल में आओगे तो भारत की समृद्ध संस्कृति का विकास कैसे हुआ, 2 संस्कृतियाँ कैसे मिलती है। और जब मॉडर्न टाइम में आओगे तो कैसे भारत का आधुनिकीकरण हुआ, औपनिवेशिकरण और आधुनिकीकरण में क्या संबंध था, कैसे भारत में राष्ट्रवादी चेतना विकसित हुई, राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ। और वहाँ से लेते हुए कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री तक तुम आ जाते हो। तो ये जो पूरा है इंडियन हिस्ट्री, उसमें शुरू से लेकर अंत तक में आपको बहुत तरह का रसास्वादन मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि शुरू में ये जो एरिया है, इस एरिया में 2 चीज़ों का पालन करना होगा। एक तो बीच में क्लास में गैप मत मारना, क्योंकि अब जैसे कल और परसों के बाद मैं किसी नए बच्चों को इसमें अब नहीं बैठने दूंगा। कोई अगर आना चाहेगा तो उसको फिर अब पार्ट 2 में ही हम लाएंगे, क्योंकि बीच में जैसे आएगा तो फिर वो नहीं लिंक कर पाएगा। अब इसमें दोनों को केवल क्या करना है कि क्लास में रेगुलर रहना है, बीच में गैप नहीं मारना है। तो तुम देखोगे सीधे तुम्हारा बन जाएगा, जब मेगालिथिक तक आ जाएगा। तो एक समस्या तो रहती है रिवाइज करने के। फिर इस बार से मैं तुमको नई चीज़ भी कर रहा हूँ, एक नया पेज दे दूंगा। जैसे ये जो पार्ट फर्स्ट जिस समय तुम्हारा होगा तो पार्ट फर्स्ट का एक पेज बना के तुमको दे दूंगा, मतलब कि जिसमें फूड फॉर थॉट, कि इसमें तुमको क्या सोचना है और कैसे लिंक करना है। तो एक पेज बना के दे दूंगा, तो उसी पेज के आधार पर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हें फिर इसमें मजा आएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी तुमको देख रहे हो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 अलग अलग फेज के बारे में चर्चा की है। अब थोड़ा सा मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि नीलपुरा पाषाण काल में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित होती रही है। अब नीलपुरा पाषाण काल में कौन सी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित हो रही है, तो तुम अगर मैटर में पढ़े होगे, पूरा पाषाण काल पढ़ा है ना, तो वहाँ तुमको मिला होगा चॉपर चॉपिंग संस्कृति।
जो सोहन घाटी, सोहन घाटी कुछ नहीं, मैप पर तुम देखोगे कि सोहन घाटी पंजाब में, तो पंजाब में सोहन नदी जो बहती थी उसी की घाटी है। तो वहाँ पर चॉपर चॉपिंग संस्कृति क्यों कही गई? तो मैंने क्रूर उपकरण में भी दो उपकरण तुमको बताए। एक है कि एक भाग है उसको काटने के लिए प्रयोग होता था, उसी को चॉपर बोलते थे, चॉपर चॉपिंग। और दूसरा हुआ हस्त कुठार। अब थोड़ा मेमोरी टेस्ट लेता हूँ, मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग केवल हाथ उठाना। मेरा प्रश्न यह है कि कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पहले हम लोगों का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री था उसमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि आदि मानव इस भारत में चला था अथवा नहीं। एक विशेष विद्वान को श्रेय दिया जाता है जिसने हमारा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जो कह सकते हो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया था। तो कौन ऐसा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट, राइट। अच्छा, अब दूसरा मेमोरी टेस्ट, हाथ उठाओगे, बोलोगे नहीं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहां से कौन सी सामग्री प्राप्त की थी? कल नहीं थे क्लास में? क्या थे? रिवाइज किया था कल घर पर? नहीं रिवाइज किया था क्या? किसी बड़े मिशन पर निकल गए थे? क्या दिक्कत है? रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तुमको लगता नहीं कि आज रिवाइज नहीं करे फिर क्लास में जाएंगे तो फिर जब सफल होना है तो फिर कैसे बैकग्राउंड कैसे क्लियर होगा? फिर हमारे पास आओगे, मैं नहीं समझूंगा तो मैं क्या करूंगा उसमें? कॉपी पर इतनी मेहनत करके लिखवा देता हूँ, इसकी वजह क्या? अरे कम से कम नहीं बुकलेट तो कॉपी तो कम से कम रिवाइज करो, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो अपने आप को इनलाइटेन करो, कैसे काम चलेगा। अब ये पल्लवरम कहाँ स्थित होगा? लगभग के पास, राइट। अभी से नजर रखना शुरू कर दो धीरे धीरे, इसलिए ना एक बार ज्यादा बर्डन देना नहीं होता, इसलिए टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा लेना पड़ता है, नहीं तो बच्चा पचाएगा कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो ये ठीक है, तुम लोगों ने उसको पकड़ लिया है। तो अब उसमें चॉपर चॉपिंग, और इधर दक्षिण में आओगे तो मद्रास के पास पल्लवरम अतिरम पक्कम, दो स्थल है। ये सब स्थल आपको मिलेंगे, जो नाम मैं बताऊं उसको कलम से घेरते चलना, उसको मैप पर देखना होगा। तो पल्लवरम और अतिरम पक्कम में हस्त कुठार मिला है, जिसका दोनों तरफ धार बना हुआ है, तो उसको कहते हैं हस्त कुठार संस्कृति। तो अब देखोगे हस्त कुठार संस्कृति अथवा मद्रास संस्कृति, तो नीलपुरा पाषाण काल में भी कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित होती रही थी, जिन संस्कृतियों को चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हस्त कुठार संस्कृति के नाम से जाना गया था। पर आप चेंज करिए, इसी में लिखे हाँ नीलपुरा पाषाण काल में, नीलपुरा पाषाण कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास देखा गया था। नीलपुरा पाषाण काल में कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास देखा गया था। उदाहरण के लिए पंजाब की सोहन घाटी में चॉपर चॉपिंग संस्कृति, पंजाब की सोहन घाटी में चॉपर चॉपिंग संस्कृति, तथा मद्रास के आसपास पल्लवरम इस जगह का पल्लवरम तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हस्त कुठार के आधार पर हस्त कुठार संस्कृति अथवा मद्रास संस्कृति, हस्त कुठार संस्कृति अथवा मद्रास संस्कृति, हस्त कुठार संस्कृति अथवा मद्रास संस्कृति, मद्रास संस्कृति। अब नीचे ब्रेक दीजिएगा, हो गया। नीचे लिखिएगा देकर भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण।
डायरेक्ट का लिखिएगा, हाँ हाँ, कि गंगा यमुना द्वार क्षेत्र, गंगा यमुना द्वार क्षेत्र को छोड़कर, गंगा यमुना द्वार क्षेत्र को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप, गंगा यमुना द्वार क्षेत्र को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों से, लगभग सभी क्षेत्रों से पूरा पाषाण, क्षेत्रों से पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त, क्षेत्रों से पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। निम्न उच्च नहीं, केवल पूरा पाषाण का। निम्न उच्च तो हम लोग अपनी सुविधा से ना निम्न, मध्य और उच्च बांटे हैं। अब तुम लोग लिखने में निम्न मत लिख देना, पूरा पाषाण कालिक स्थल में तीनों को मिला के। पूरा पाषाण काल अलग है और पूरा पाषाण काल में भी जब अंदर जाओगे तो उसमें फिर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल किया गया। अब कहोगे भाई किस बेसिस पर इसका डिवीजन किया गया, तो इसका डिवीजन किया गया जलवायु में होने वाले परिवर्तन, प्राणी समूह में होने वाले परिवर्तन तथा तकनीकी परिवर्तन। राइट। अब देखो बच्चों, अब ये जो तुमने लिखा है, अब तुम लोग को एक काम करना है, स्पेस छोड़ना है। एक बड़ा सा इंडिया के मैप का नीचे ब्रेक देकर लिखो मानचित्र, मानचित्र, सेंटर में मानचित्र लिखो ना, मानचित्र सेंटर में लिखो। मैंने कहने का अर्थ है कि बीच में केंद्र में लिखो। अब एक मानचित्र बनेगा, कोई मजाक थोड़ा है वो। हाँ हाँ, तो मानचित्र जगह छोड़ो, लगभग एक पेज का जगह रख लो। एक पेज का जगह इसलिए रख लो कि अब तुम लोग का मैप जो मिलेगा तो तुम लोग दो काम करोगे, उस मैप को उठा के इस पर रखोगे। जैसे अगर मान लो उस पर एक मैप पर 25 प्लेस है तो 25 प्लेस मत रखना, उसमें तुम थोड़ा सा, अगर हालांकि प्लेसेस तुमको 20-22 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो उसमें तुमको अगर क्राउडेड ज्यादा लगे तो तुम उसमें अपना प्लेस थोड़ा कम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को थोड़ा ले सकते हो। इसलिए मैं भौगोलिक वितरण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। भौगोलिक वितरण उसी समय हो जाएगा और तुमको मैप के साथ एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो उस डिस्क्रिप्शन को जो तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, उत्तर पश्चिम में संघाव की गुफा है, तो वहां पर क्या है जो पाकिस्तान में है। फिर तुमको लगा अच्छा ये भीमबेटका है, तो भीमबेटका में हमको क्या मिल रहा है ना। बागौर है राजस्थान में, तो बागौर से क्या मिला है। गुजरात में लंघनाज है, तो वहां से क्या मिला है। तमिलनाडु में तेरी समूह है ना। आंध्र प्रदेश में गिदलूर है। ये सब अभी जो मैं कहूंगा ना तुमको थोड़ा बर्डन होगा, इसलिए धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, तो उससे 10-12 प्लेसेस तुमको याद रहेगा। तो हमें फायदा क्या होगा कि जैसे 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि पूरा पाषाण कालिक विशेषताओं को दिखाते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में उसके भौगोलिक वितरण पर या उसके भौगोलिक प्रसार पर टिप्पणी कीजिए, तो तुमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिमाग में सीधा मैप आ जाएगा और मैप से तुम पूरे इंडिया को घूम लोगे। अच्छा ये है गिदलूर में है, यहाँ पर ये है लंघनाज में है, आंध्र प्रदेश के गिदलूर में है, तो ऑटोमेटिकली तुम लिखते चले जाओगे। अब बड़ा नेचुरल फ्लो में तुम लिखते चले जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें बड़ा साइंटिफिकली चीजें तुम्हारे अंदर जाएगी। तो इसमें लिखोगे मानचित्र और मानचित्र के बाद इंडिया का मैप। तुम तो इंडिया का मैप भी खींच दिया, इसमें तो तुम मास्टर हो, लेकिन बाकी जो रिवाइज वगैरह ठीक से कर रहे हो ना क्या, उसमें तो तुम्हारा ठीक है, मैप तो तुम बढ़िया बनाए हो। और तो मानचित्र बना लेना। उस वक्त तुम वहां पर जैसे प्लेसेस वहां पर जो डालोगे ना, तो वहीं पर प्लेसेस का नाम लिख सकते हो। उसको अपनी सुविधा से तुम क्या कर सकते हो मैं और बता दूं सुविधा। इसको एक ही कॉपी पर तुमको सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे उसमें तुम 10 या 12 प्लेसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चुन लेना कि अगर हमको उस पर लिखना हो। मान लो तुम 10 प्लेस से 12 प्लेस से ज्यादा तो लिख ही नहीं पाओगे ना, अगर भौगोलिक वितरण में दिखाना है। तो इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट करोगे। ऐसा थोड़ा है कि फैक्चुअल दिखाओगे यहाँ पर ये भी था, ये भी था, ये भी था। अरे 8-10 महत्वपूर्ण प्लेस को चुनकर उसके बारे में हल्का सा विशेषता ही बता देना है, तो तुमको तो वो चीज मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो तुम अपना मैप बनाने के बाद उसमें से 10 प्लेस जो इंपॉर्टेंट तुमको लगे, जिसकी चर्चा हुई, जैसे पलवरम की चर्चा हुई है, जैसे अतिरंपक्कम की चर्चा हुई, जैसे सोहन घाटी की चर्चा हुई,
फिर उसके अलावा तुम 4-5 प्लेसेस जो तुमको डिस्क्रिप्शन पढ़ने में खुद ही लग जाएगा कि ये सब प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये मिला है, वहाँ से ये मिला है, तो तुम उस पर अच्छा। फिर ये भी ध्यान रखना कि तमिलनाडु से कम एक आ जाना चाहिए, एक आंध्र प्रदेश से आ जाना चाहिए, एक महाराष्ट्र में निवासा आ जाना चाहिए, है ना, एक गुजरात में लंघना आ जाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा प्लेस को, भीमबेटका का प्लेस तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गुफा चित्र के कारण, तो वहाँ से वो आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से तुम उस प्लेसेस को चुनकर और उसके नीचे तुम अपने इसी पेज पर 2-2 लाइन में उसका जो फीचर्स है वो प्लेस के साथ लिख लोगे कॉपी में ही। तो जब तुम रिवाइज करोगे कॉपी तो तुमको मैप में अलग नहीं देखना पड़ेगा, तुमको उस 10 प्लेस का फीचर्स भी दिमाग में याद आ जाएगा कि यहाँ से ये मिला था, वहाँ से वो मिला था, वहाँ से वो मिला था। तो उसे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही उसके एम्बिट में आ जाएगा। क्योंकि अगर सोर्सेस पर पूछता है तो सोर्सेस भी तो मैं साथ ही करवा रहा हूँ तुमको, कोई हिस्टोग्राफिकल इशू पर पूछता है तो हिस्टोग्राफिकल इशू भी तो साथ ही करवा रहा हूँ। तो तुम्हारा एक समग्र दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा तैयारी के दरमियान, और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एम्बिट से छूटेगा नहीं। मेरा संदेश तुम तक पहुंच रहा है, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस इसमें यूपीएससी में यही चालाकी करनी है, कम मेहनत में प्रोडक्शन ज्यादा हो। ज्यादा मेहनत में प्रोडक्शन कम से कम नहीं चलेगा, कम मेहनत में प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो तुम मानचित्र बना लो, बना लिया अभी नहीं, मतलब रख लो और जगह छोड़ दो एक पेज, और फिर आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ने के बाद तुम लिखो उस क्षेत्र के आधार पर, हालांकि पूरा पाषाण कालीन संस्कृति एक लार्जर अवधारणा है। देखो, मैंने तुमको जो संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल के संदर्भ में बताई, उस पर लगता है तुम लोगों ने गौर नहीं किया। कुछ चीजें मैं ऐसा भी आपको करवाऊंगा जो संस्कृति, जैसे हम बच्चों को संस्कृति वाले को अलग करवा रहे हैं, तो उसको संस्कृति के एंगल से करवा रहे हैं, तुमको तो सब कुछ करवा रहे हैं। तो वहां पर जहां संस्कृति का एंगल आएगा वहां पर थोड़ा मैं और भी तुम लोगों को जीएस के संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नजर रखना है। वहां पर भी संस्कृति, इतिहास का बच्चा को फिर क्या, मतलब जनरल स्टडी में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा एरिया है। तो संस्कृति और सभ्यता में संबंध के कंटेक्स्ट में मैंने बताया है कि देखो, एक जीएस वाले को जो दिया है पहला, ये तुम लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ। कला और संस्कृति पर एक पहला इंट्रोडक्शन का एक दिया है मैटर, कल मैं ध्यान करता हूँ, यहीं पर दिलवा देता हूँ आप लोगों को। कल थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा आशुतोष जी को रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं मिस करूंगा तो वहां से आपका हो जाए। मतलब कि संस्कृति पर जो संस्कृति वाले बच्चों को मिला है 6-7-8 पेज का, वो तुम लोगों को ही मिल जाए। तो तुम जैसे क्वेश्चन पूछा संस्कृति, तो पहले संस्कृति प्राचीन संदर्भ में संस्कृति और सभ्यता का शब्द का मतलब समझना होगा। प्राचीन संदर्भ में संस्कृति का मतलब होता है अ पैटर्न ऑफ लाइफ। अ पैटर्न ऑफ लाइफ का मतलब है एक खास क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी जो जीवन पद्धति होती है वो संस्कृति कहलाती है। और जब खास क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और एक बड़े क्षेत्र में फैलकर वह मानदंड के रूप में स्थापित हो जाती है, तो उसको सभ्यता कहा जाता है। मतलब एक खास क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, उस पैटर्न ऑफ लाइफ को संस्कृति कहा गया। और जब वो खास क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जो पैटर्न ऑफ लाइफ है वो एक बृहद क्षेत्र में फैल जाए और फिर वो एक मानक के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में स्थापित हो जाए, तो उसको सभ्यता बोलते हैं। तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की जीवन पद्धति को दर्शाती है। मद्रास संस्कृति लोगों के जीवन स्तर पर, एक क्षेत्र स्तर पर। इसलिए तुम देखो हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग होगा, कालीबंगा संस्कृति शब्द का प्रयोग हो गया, सोथी संस्कृति शब्द का प्रयोग होगा। संस्कृति एक छोटी इकाई और सभ्यता एक बड़ी इकाई। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने संस्कृति एक छोटे से क्षेत्र में जो लोगों का जीवन स्तर होता है और मानक होता है उसको संस्कृति बोलते हैं। और जब एक बड़े क्षेत्र में जाकर वो मानक स्थापित हो जाती है तो सभ्यता कही जाने लगती है। लिखिएगा, हेडिंग पर लिखिएगा जलवायु संबंधी परिवर्तन। जलवायु संबंधी, सही, जलवायु संबंधी स्थिति, जलवायु संबंधी स्थिति। देखिए, हाँ, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, हाँ, प्लीस्टोसीन युग से संबद्ध रहा था। प्लीस्टोसीन युग से संबद्ध रहा था।
प्लीस्टोसीन युग से संबद्ध रहा था। जब जलवायु में ठंडक अधिक थी, जब जलवायु में ठंडक अधिक थी, परंतु निम्न पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल तक, निम्न पाषाण काल से उच्च पाषाण काल तक बढ़ते हुए, निम्न पाषाण काल से उच्च पाषाण काल तक बढ़ते हुए वातावरण, निम्न पाषाण काल से उच्च पाषाण काल पर बढ़ते हुए वातावरण शुष्क तथा गर्म हुआ। वातावरण शुष्क तथा गर्म हुआ। वातावरण शुष्क तथा गर्म होने लगा। कर दो, वातावरण शुष्क तथा गर्म होने लगा। इससे आगे के बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आगे के बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आगे के बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मिलेगा। अब नीचे व्यक्ति का हेडिंग दो, लिखो तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन। लिखिए। हाँ, इस काल में लोग प्रस्तर हड्डी एवं लकड़ी, लकड़ी के उपकरणों का प्रयोग करते रहे थे। लकड़ी के उपकरणों का प्रयोग करते रहे थे। करते रहे थे। लकड़ी के उपकरणों का प्रयोग करते रहे थे। हाँ, फिर निम्न पाषाण काल से, फिर निम्न पाषाण काल से उच्च पाषाण काल तक आते हुए, निम्न पाषाण काल से उच्च पाषाण काल तक आते हुए निम्नलिखित प्रकार के तकनीकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के तकनीकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के तकनीकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखो, तुम लोग अब एक काम ये करो सुविधा से, ताकि तुमको रिवाइज करने में सहूलियत हो। तो इसको हम 1 2 3 4 पॉइंट करवा देते हैं। तो तकनीकी परिवर्तन में तुमको ये ध्यान हो जाएगा, ये भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन। दैट अगर पॉइंट फर्स्ट देखिए, पॉइंट फर्स्ट। हाँ, कि आरंभ में बड़े बड़े क्रूर उपकरण बढ़ते थे। आरंभ में बड़े बड़े क्रूर उपकरण बनते थे तथा निम्न पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल के महत्वपूर्ण उपकरण, माने क्रूर का कोर, उपकरण, निम्न पाषाण काल के महत्वपूर्ण उपकरण यानी कोर इम्प्लीमेंट्स, CORE, कोर इम्प्लीमेंट्स यानी क्रूर उपकरण। देखिए, खंडक, इसको तुम लोग हिंदी में भी चॉपर लिख सकते हो। चॉपर, अंग्रेजी में भी चॉपर बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द ही चॉपर, CHOOPER, चॉपर। चॉपर का हिंदी खंडक है, काटने वाला औजार, खंडक। हाँ,
हस्त कुठार हैंड एक्स, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, हैंड एक्स जो मैंने भी समझाया था, तथा विदारिणी, 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 क्लीवरर, 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 क्लीवरर। लाइन क्या है? लाइन भूल गया हूं, कंप्लीट करना है, लिखो बोलो तो। विदारिणी, हाँ हाँ हाँ, क्रूर, हाँ क्रूर पत्थर से निर्मित होते थे, क्रूर पत्थर से, क्रूर पत्थर से निर्मित होते थे, क्रूर पत्थर से यानी कोर स्टोन, कोर स्टोन से निर्मित होते थे, क्रूर पत्थर से निर्मित होते थे, परंतु मध्यपुरा पाषाण काल तक आते हुए, मध्यपुरा पाषाण काल तक आते हुए, काल तक आते हुए क्रूर उपकरणों का प्रयोग तो बना रहा, क्रूर उपकरणों का प्रयोग तो बना रहा, मध्यपुरा पाषाण काल तक आते हुए क्रूर उपकरणों का प्रयोग तो बना रहा, उपकरणों का प्रयोग तो बना रहा, परंतु उनके समानांतर, परंतु उनके समानांतर शल्क उपकरणों, उनके समानांतर शल्क उपकरणों, फ्लेक्स कहते थे, शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी, शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी। इसी में चूंकि शल्क तुमको वैसे याद नहीं रहेगा, रिवाइज करना, लिखना, हाँ हाँ, कि शल्क उपकरण क्रोड़ से पपड़ियां, शल्क उपकरण क्रोड़ से पपड़ियां, पपड़ियां समझते हो? पपड़ियां, पपड़ियां क्या बोलोगे उसका? परत, हाँ परत, हाँ परत, अंग्रेजी में लिखो लेयर्स, लेयर्स, हाँ। पपड़ियां उतारकर बनाए जाते थे, पपड़ियां उतारकर बनाए जाते थे यानी लेयर्स बनाए जाते थे, इसलिए ये उपकरण हल्के होते थे, इसलिए ये उपकरण हल्के होते थे, इसलिए ये उपकरण हल्के होते थे, हल्के होते थे। हाँ, अब इस कारण मानव की गतिशीलता पहले की तुलना में बढ़ गई, अब इस कारण मानव की गतिशीलता पहले की तुलना में बढ़ गई, अब इस कारण मानव की गतिशीलता पहले की तुलना में बढ़ गई। अब इस कारण मानव की गतिशीलता पहले की तुलना में बढ़ गई, पहले की तुलना में बढ़ गई, बढ़ गई। गतिशीलता क्यों बढ़ी पता तो चल गया होगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। हाँ हाँ हाँ, फलक से, हाँ फलक से, हाँ फलक से, सॉरी एक फलक नहीं, सॉरी शल्क से, शल्क से, शल्क यानी फ्लेक्स, हाँ शल्क से, हाँ 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 हाँ, फलक उपकरण ब्लेड, फलक उपकरण, फलक उपकरण, हाँ ब्लेड, हाँ ब्लेड, हाँ हाँ भी बनाए जाने लगे, यानी फलक उपकरण भी बनाए जाने लगे, यानी ब्लेड बनाए जाने लगे, हाँ बनाए जाने लगे। हाँ, फलक उपकरण वैसे शल्क उपकरण होते थे, फलक उपकरण वैसे शल्क उपकरण होते थे, फलक उपकरण वैसे शल्क उपकरण होते थे, वैसे शल्क उपकरण होते थे जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दोगुनी होती थी,
जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दोगुनी होती थी, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दोगुनी होती थी। अब पॉइंट नंबर 3 लीजिएगा। लिखिएगा कि अच्छा, इसमें एक उदाहरण चाहो तो दे देते हैं। महाराष्ट्र का एक जगह तुमको मिलेगा नेवासा, मैप जो देखोगे ना तो नेवासा, तो वहीं पर एक लाइन पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे तो फिर मैं 3 कर देता हूं। लिखिए, महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थल से, महाराष्ट्र के नेवासा मिलेगा, महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थल से, महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थल से बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में देखना, महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थल से फलक प्राप्त हुए हैं, फलक प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे फलक संस्कृति, इसलिए इसे फलक संस्कृति, इसे फलक संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसे फलक संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसे फलक संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब पॉइंट नंबर, नेवासा को कलम से घेर दो, क्योंकि मैप पर तुमको उसको ही प्लेस करना है, और जहां लिखना होगा वहां पर फलक वाला चीज दिखा देना तुम, है ना। पॉइंट नंबर 3 लिखना, 3 लिखना। उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल में चलकर, उत्तर पूरा पाषाण काल में चलकर उपकरणों की बनावट में और भी सुधार हुआ, उपकरणों की बनावट में और भी सुधार हुआ, उपकरणों की बनावट में और भी सुधार हुआ, सुधार हुआ। इस काल में शल्क, शल्क मतलब फ्लेक्स, वही पपड़ियों से, शब्द से बने हुए उपकरण, वेधनी, वेधनी अंग्रेजी में उसको ब्यूरिन बोलते हैं, ब्यूरिन, 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 वेधनी और खुरचनी, 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 स्क्रैपर्स, स्क्रैपर, वेधनी और खुरचनी। खुरचनी का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही इस काल में हड्डी एवं लकड़ी के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। साथ ही इस काल में हड्डी एवं लकड़ी के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था, होने लगा था। अब तकनीकी परिवर्तन का फिर एक नया हेडिंग दो, वो हेडिंग दो जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन यानी जीविका, जीविकोपार्जन। यह वह काल था, यह वह काल था, यह वह काल था जब मानव, यह वह काल था जब मानव शिकारी, मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, शिकारी हंटर, शिकारी हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर, खाद्य संग्राहक, ब्रैकेट फूड गैदरर, फूड गैदरर, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में था, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में था।
शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। लोग मिलजुल कर मुख्यतः बड़े पशुओं का शिकार करते थे, जो उनके लिए भोजन प्राप्ति का साधन था, वहीं दूसरी तरफ भोजन के लिए वे जंगली उत्पादों का संग्रह भी करते थे। आरंभ में यह माना जाता था कि इनके जीवन में शिकार अधिक महत्वपूर्ण था। परंतु परवर्ती काल के शोधों से यह ज्ञात होता है कि उनके जीवन में शिकार की जगह खाद्य संग्रह अधिक महत्वपूर्ण थे। क्योंकि शिकार से प्राप्त मांस शीघ्र ही सड़ जाते थे। रोटेन है ना, सड़ जाते थे, जबकि जंगली उत्पाद अधिक समय तक टिके रहते थे। अब देखो बच्चों, ये इसका मतलब तुम लोग समझ गया कि नहीं? जैसे पहले माना जाता था कि शिकार से जो भोजन प्राप्त करते तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब माना जाने लगा कि नहीं, शिकार मार कर लाएंगे तो 48 घंटे 72 घंटे तक शिकार के मांस बचा के रख सकते थे, उसके बाद तो सड़ जाएगा, तो उनके बाध्यता थी खाना पड़ता। लेकिन जंगल से जो कंद मूल शहद ये सब लाते थे वो तो महीना टिक जाता था, 15 दिन टिक जाते थे। तो इसका मतलब इनके जीवन में खाद्य संग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण था अपेक्षाकृत शिकार के। बात समझ में आ गई या नहीं? मैं इधर तुम लोग का ध्यान इंगित कर रहा हूं, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, बात समझ में आ गई कि नहीं? शिकार से खाद्य संग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, फिर आगे जवाब देना पड़ेगा। तो तुम लोग को मैंने कहा ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डालूंगा, और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हुआ तब पता चलेगा। उसी में मुझे पता चलेगा कौन मेंटली अलर्ट था क्लास में, कौन नहीं था। तो मैं जैसे एक लंबा क्वेश्चन के अलावा मैं जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो तो मेंस का चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें तुमको जो है जब तुम मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तब हमें संतोष हो जाएगा कि हाँ अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट इस एरिया में क्लियर हो गया।
तो ये समझ गए। अब जो थोड़ा सा मैं तुमको सामाजिक संगठन और संस्कृति बताऊंगा तो पूरा पाषाण काल समाप्त हो जाएगा। अब सामाजिक संगठन में तुम्हें बताने जा रहा हूं कि समाज नॉर्मली तुम कहोगे तो सबसे जो आरंभिक समाज होता था, जिसको तुम कहोगे एकदम कंप्लीट जनजातीय समाज होता है, मतलब तो जनजातीय से भी नीचे था, आदिम समाज था। तो नॉर्मली क्या होता है कि समाज में विभाजन तब शुरू होता है जब लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। तो लोग जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगते हैं तो कुछ लोगों की आंखें चमकने लगती है कि अतिरिक्त उत्पाद हमारे नियंत्रण में आ जाए। तो जो उत्पाद को अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे वो कृत्रिम रूप से समाज में विभाजन लाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो समाज है, ये समाज में तो लोग किसी तरह से भोजन मिल जाए, पेट भर जाए, यही बहुत है। उसमें कभी भरा कभी नहीं भरा वाला हिसाब किताब है। तो अतिरिक्त उत्पादन तो है ही नहीं। ये समाज जो है, इस समाज को बैंड सोसाइटी का नाम दिया जाता है। बैंड सोसाइटी का मतलब हुआ कि कभी बैंड मास्टर बाजा बजाते हुए सुना है, सब मिलकर बैंड बजाते हैं। इस समाज में सब मिलजुल कर रहते हैं और समानता का भाव प्रबल होता है। अधिकतर वो शिकार और खाद्य संग्रह के लिए जाते थे, तो स्पॉट पर जाकर कोई एक नेता तत्काल उभर जाता था। जैसे अभी भी तुम देखो, कोई अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारा ही सहचर लोग है, अब 10 लोग अपने इक्वल लोग मिलकर काम कर रहे हो, अब कुछ उठाना है, रखना है, या कोई भी थोड़ा जोखिम का काम है, तो उसमें एक नेचुरल लीडर इमर्ज कर जाएगा और तुम उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाओगे। हाँ ऐसे मत कीजिए, नहीं आप रुकिए, आप इधर आइए, तो तुम फॉलो कर लो। इसको मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, ये तो भी हमारी तरह ही हमारा मालिक है, वो क्यों कहेगा उधर आने के लिए, हम क्यों जा रहे हैं, है ना। तो आप नेचुरली फॉलो करने लगोगे क्योंकि उसको लगेगा कि ये जुगारू है, ये कोई जुगाड़ ज्यादा जानता है हमसे। तो फॉर ऑन द स्पॉट फिर उसके बाद काम समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कभी कुक नहीं आया, 4-5 मित्र हो, तो मित्र हो तो उसमें कहेगा भाई कुक नहीं आया तो चलो बाहर कहेंगे नहीं चलो आज हम लोग खुद कुकिंग करेंगे। तो उसमें कोई एक्सपर्ट हुआ, कोई होगा, तुम सुनो तू आता है नहीं तो तुम बर्तन साफ करो जाओ। अब तुम लेके बर्तन साफ कर रहे हो, है ना, तो तुम बर्तन साफ कर रहे हो, एक को कहेगा सुनो तुम चलो सब्जी काटो जल्दी, है ना। अब वो सब्जी काटने लगेगा, वो सबका लीडर बना हुआ है। उसके बाद किसी को कहेगा सुनो तुम इसको चलाते रहो, अब बीच में आके थोड़ा सा हल्का सूंघ लग जाए, ठीक है मैं भी चलते। अब वो नेचुरल सबका लीडर बन जाएगा और बाकी लोग है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सब बराबर के रूम पार्टनर है, सब उस पर रेंट बराबर दे रहे हैं, सब बराबर खा पी रहे हैं, किसी को किसी से कोई न किसी से कोई छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है, सब इक्वल है। फॉर टाइम भी वो बन गया लीडर और तुम लोग फॉलो करने के लिए उसको जान रहे हो कि जब तक उस एक्सपर्ट का हाथ नहीं होगा तो कब तक तो स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा नहीं, क्योंकि वही जानता है किस एंगल पर मसाला भूनेगा, किस एंगल पर आंच लगेगी, है ना। अब बर्तन मारने वाला का सबसे खराब तकदीर है, वो मारता जा रहा है। तो इसी प्रकार से फॉर टाइम बीइंग कोई मैन ऑन द स्पॉट वहां इमर्ज करता था, लेकिन फिर वो लुप्त हो जाता था। दूसरी बात तुम देखोगे कि ये जो बैंड सोसाइटी उसमें अधिकतर तुम देखोगे लगभग 50 से 70 लोगों का समूह होता है जो शिकार और खाद्य संग्रह मिलजुल कर करता है। अब इसमें महिलाओं की स्थिति के विषय में थोड़ा सा डाउट है कि क्या है। तो एक विचार जो मानव शास्त्री नवीन विचार देते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति इसमें अच्छी रही होगी क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पुरुष से ज्यादा थी। पुरुष शिकार पर जाते थे और महिलाएं खाद्य संग्रह करती थी, और चूंकि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार नहीं बल्कि खाद्य संग्रह था, इसलिए महिलाओं की स्थिति इसमें अच्छी रही होगी। ये संभावना बताकर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो समाज पर इतना ही। अब संस्कृति में तुम देखोगे धर्म पर एक तुमको जगह मिलेगा, मैप पर तुम देखोगे बेलन घाटी इलाहाबाद के पास है, वहां पर एक जगह है लोहंदा नाला, एक राजस्थान में जगह है बाग, और वहां से एक स्त्री मूर्ति मिली है, उसको देवी की मूर्ति के रूप में पहचान कर रहे हैं, पता नहीं है या नहीं है। तो थोड़ा धर्म के प्रति और कला के प्रति लोगों का धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है। अब धर्म और कला के प्रति रुझान कब बढ़ता है कि जब लोग अपने जीवन के आर्थिक सामाजिक गतिविधियों से मुक्त होकर 1 मिनट सोचता है कि भाई क्या है संसार, ये प्रकृति क्या है। उतना वक्त तो उनको नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं और धर्म और कला जैसी चीजें विकसित हो रही है। तो कला का उदाहरण 1-2 आपको मिलता है, जैसे एक चंद्रावती है जगह राजस्थान, तो वहां पर कुछ मिला है, क्या मिला है, फिर एक पटने है महाराष्ट्र में, वहां शुतुरमुर्ग के अंडे पर रेखीय चित्र बने मिले। अब उसी को देखेगा, देखो क्या लोगों ने बनाया, क्या सोचा था, देखो भाई चित्र। पता चला कि वही चित्र
$1.5 लाख में बिक जाए। अच्छे अच्छे पेंटर के चित्र को $500 नहीं मिल रहा। बस 2 लकीरें खींच दी, रेखा चित्र आदि मानव ने, अब वो चित्र की कीमत क्या हो गई, बहुत वैल्यू हो गया। तो पटने नामक स्थान से मिले, चंद्रावती से भी कुछ चित्र मिले हैं, और भीमबेटका वाले चित्र पर अभी विवाद है। एक मत यह है कि भीमबेटका का आरंभिक चित्र उत्तर पूरा पाषाण काल का है, तो इसका मतलब पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि नहीं, भीमबेटका का आरंभिक चित्र मध्य पाषाण काल से माना जाना चाहिए, नहीं कि उत्तर पूरा पाषाण काल से, तो वो थोड़ा विवादास्पद है। नीचे व्यक्त कर लिखिएगा सामाजिक संगठन। क्या? हाँ, क्या धर्म का? किधर से आवाज आ रही है? और तुम बोले? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। थोड़ा सा भाव तो उसी में आने लगा। अब डाउट तो ये है ही कि देवी की मूर्ति थी कि वास्तव में किसी महिला की मूर्ति थी, ये तो डाउट हमेशा चलता रहेगा। लेकिन संभवतः करके तो सब कुछ चलता है। ये लिटरेचर नहीं है तो संभवतः से ही काम चलाना पड़ेगा, तो धर्म का विकास तो देखना ही पड़ेगा। तो लिखिएगा, समझा नहीं। मानव शास्त्र बहुत तरीका का इस्तेमाल। अब तो इतिहास में जब आदिम मानव का अध्ययन करते हो तो इसमें बहुत विषय घुस जाता है ना। वनस्पति शास्त्र घुस जाता है, मानव शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, है ना, सब होता है। तो मानव शास्त्री लोग क्या करते हैं, उसी तरह के आज आधुनिक युग में जाके वो ट्राइबल में जरवा जनजाति का अध्ययन करेंगे, समझो ना। अब अनुमान में जाके तो उसी तरह से कुछ कुछ जो पिछड़ा हुआ ट्राइब उसका अध्ययन करके उसका वर्तमान जीवन देखेंगे और अनुमान करेंगे, उस समय भी ऐसा ही होता था। तो अब बहुत रास्ता बन गया, कहाँ तक उसका टेंशन करते हो, लिख के अपना मार्क्स लो और निकलो, क्या करना है, जैसे भी जाने, समझ रहे हो कि नहीं। तो हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, लेकिन तुम लोगों को रिसर्च थोड़ा करना है, क्वेश्चन देखो, स्मार्टली सोचो कि हमको यहाँ तक सोचना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जानते हैं। अब तरह तरह का, अब जैसे देखो हड़प्पा सभ्यता के में मनका बनाने वाले लोग कैसे जीते, उसको देखने के लिए गुजरात में अभी जो मनका बना रहे हैं उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। तो मैंने सोर्स में दिया है, एथनो आर्कियोलॉजी एक शब्द मैंने नहीं दिया है। तो एथनो आर्कियोलॉजी यही होती है ना कि आज के मानव से तुलना करके उसको अनुमान करेंगे कैसे। अब वैसे भी हाथी के शिकार में जाएगा तो हाथी सुर में लपेट के को फेंक देगा, जो जुगाड़ू होगा ऊपर पकड़ेगा, पूंछ से पकड़ो, यहां से पकड़ो, है ना। तो ऐसे लोग तो अभी तक होते हैं ना कि भाई चलिए आप कहीं पर जा रहे हो तो कहेंगे सुनो सुनो आप लोग मत सुनिए, आप लोग ऐसे करिएगा तो इसमें ऐसे हो जाएगा, चलिए आप मेरे साथ, हम आपको बताते हैं कैसे। तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे फॉलो करने लगो। तो इसका मतलब जो बैंड सोसाइटी होता है, बैंड सोसाइटी में होते हैं तो समता हम लोग एक न एक नेता स्पॉट पर उभरता है और फिर काम हो जाता है तो विलीन हो जाता है ना। अब जैसे मैंने पूजा ही आयोजित करोगे, चाहे तुम कभी देखते हो कि कोई बड़ा सा फंक्शन आयोजित करोगे, तुम्हारे बहुत रिलेटिव रहेंगे, लेकिन एक उसमें इमर्ज हो जाएंगे और सबके लीडर बन जाएगा, सब उसको फॉलो करेगा फॉर टाइम में। और फिर गए तो फिर अमुक जी लेकिन उस दिन अमुक जी सबके लीडर है, नहीं देखते हो कर करके, उस दिन उन्हीं का चलेगा और किसी का। तुम्हारा भी इतना विश्वास है, कोई पूछेगा तो हमसे क्या पूछे, अमुक जी से जाके पूछो, और फिर कल से अमुक जी को कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सब तो डे टू डे लाइफ की चीज है, जो चीजें बताती है कि भाई ऐसा होता है। देखो तो क्या है, सामाजिक संगठन। हाँ, अब इसमें भी बिंदु बना लो ताकि तुमको याद रहे। एक बिंदु बनाओ तो पॉइंट फर्स्ट। ठीक है। हाँ, पूरा पाषाणकालीन समाज, पूरा पाषाणकालीन समाज एक बैंड सोसाइटी, एक बैंड सोसाइटी का उदाहरण है। बैंड सोसाइटी का उदाहरण है। बैंड सोसाइटी, जो बैंड मास्टर देखते हो, बैंड सोसाइटी का उदाहरण है। ऐसे समाज में समानता का भाव प्रबल होता है। ऐसे समाज में समानता का भाव प्रबल होता है।
समानता का भाव प्रबल होता है। अब थोड़ा सा बैंड सोसाइटी को तुम ज्यादा समझो, इसके लिए वहां पर ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट डालो का मैंने कोड बताया है ना, ब्रैकेट डालने का क्या मतलब है, कि कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जो आगे की तरफ लिख रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में वहां पर डलवा देते हैं, वहां से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, आगे तुम्हें वो कुछ सूचना देगा या उस टॉपिक को रिवाइज करने में ज्यादा समझ देगा। ब्रैकेट डालो, ठीक है। हाँ लिखिए, हाँ आरंभिक समाज बैंड, हाँ आरंभिक समाज बैंड सोसाइटी, बैंड सोसाइटी कहलाता, आरंभिक समाज बैंड सोसाइटी कहलाता। फिर जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, फिर जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तब अन्य को दबाकर एक क्षेत्रीय सरदार उदित होने लगा, अन्य को दबाकर एक क्षेत्रीय सरदार उदित होने लगा, अन्य को दबाकर एक क्षेत्रीय सरदार उदित होने लगा। इसे मुखिया तंत्र का नाम दिया गया, इसे मुखिया तंत्र का नाम दिया गया। उदित होने लगा, इसे मुखिया तंत्र का नाम दिया गया, इसे मुखिया तंत्र का नाम दिया गया। चीफडम, चीफडम मुखिया तंत्र का अंग्रेजी में होगा चीफडम, चीफडम, हाँ चीफडम। इसके आगे का विकास, इसके आगे का विकास राजतंत्र, मोनार्की, राजतंत्र मोनार्की के रूप में देखने को मिलता है, मोनार्की के रूप में देखने को मिलता है। परंतु इसके लिए, मोनार्की के रूप में देखने को मिलता है, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन अधिशेष की जरूरत होगी, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन अधिशेष की जरूरत होगी। उत्पादन अधिशेष की जरूरत होगी। ब्रैकेट बंद करो। बड़े पैमाने पर उत्पादन अधिशेष की जरूरत होगी, ब्रैकेट बंद करो। मतलब समझा तूने? नहीं समझा होगा। कौन कौन समझा? क्या समझा? क्या समझ में आया? हमको कौन कौन बताएगा कि मैंने कहा कि जब अतिरिक्त उत्पादन आया तो मुखिया तंत्र का विकास हुआ, सरदार विकसित हुआ। हाँ, एक पहलू ये भी होगा, एक पहलू ये भी है, इस पहलू के साथ एक और भी पहलू होगा कि जब उत्पादन बढ़ेगा तो अतिरिक्त उत्पादन पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, और अतिरिक्त उत्पादन पर कब्जा करने का प्रयास कौन करेगा? जो क्षेत्रीय सरदार उभर कर आएगा तो अतिरिक्त उत्पादन पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, और उसके आगे जो और भी अधिक उत्पादन होगा तब जाके मोनार्की आएगी, राजा आएगा, तब राजतंत्र, है ना। अभी इसमें बढ़ना, हाँ ठीक है। हाँ, बैंड समाज में, इसी में बैंड समाज में, ब्रैकेट बंद करो, बैंड समाज में, ब्रैकेट बंद कर देना, बैंड समाज में 50 से 70 तक लगभग कर दो, लगभग 50 से 70 तक लोग होते हैं, 50 से 70 तक लोग होते हैं, और वे मिलजुल कर शिकार, ये मिलजुल कर शिकार तथा खाद्य संग्रह करते, ये मिलजुल कर शिकार तथा खाद्य संग्रह करते, शिकार तथा खाद्य संग्रह करते। देखिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य, शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य, शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य क्षेत्रीय स्तर पर, शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर नहीं, सॉरी,
शिकार एवं खाद्य संग्रह के, हाँ, शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य, हाँ हाँ मध्य, हाँ हाँ क्षेत्रीय स्तर पर कट कर दो। शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य, हाँ हाँ उसी स्थल पर कुछ समय के लिए एक नेता उभर कर आता, कुछ समय के लिए एक नेता उभर कर आता, नेता उभर कर आता, परंतु कार्य समाप्त होने के साथ, कार्य समाप्त होने के साथ उसकी भी स्थिति, कार्य समाप्त होने के साथ उसकी भी स्थिति समाप्त हो जाती, अब पॉइंट नंबर 2 देना। महिलाओं की स्थिति के विषय में मानव शास्त्रियों का यह अनुमान है, महिलाओं की स्थिति के विषय में मानव शास्त्रियों का यह अनुमान है, कि चूंकि उस काल में शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह अधिक महत्वपूर्ण था, और महिलाएं खाद्य संग्रह से जुड़ी हुई थीं, इसलिए महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होंगी, इज फाइन क्लियर। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए संस्कृति। अब लिखिए कि इस काल में मानव ने प्रकृति के साथ धीरे धीरे संबंध स्थापित करना आरंभ कर दिया था, इसलिए धर्म और कला का विकास होने लगा, अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए बेलन घाटी को घेर लेना, तो मैप पर देखोगे बेलन घाटी में लोहंदा नाला तथा राजस्थान में बागौर, नामक स्थल से स्त्री की मूर्ति मिली है,
स्त्री की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति मिली है जिनकी पहचान देवी से की जा रही है, जिनकी पहचान देवी से की जा रही है। जसवंत चंद्रावती, हाँ 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 हाँ, लिखिए। राजस्थान के चंद्रावती, पॉइंट नंबर 2, राजस्थान के चंद्रावती में एक चर्ट पत्थर, चर्ट एक पत्थर का प्रकार होता है। चर्ट पत्थर पर एक चित्र मिला है, एक चित्र मिला है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के पटने, इसको भी घेर देना, क्योंकि पटने वाले में फिर जगह वहां पर मैप पर देखना होगा। महाराष्ट्र के पटने, हाँ, पटने से एक शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, जिस पर रेखीय चित्र, हाँ, जिस पर रेखीय चित्र मिलता है, रेखीय चित्र मिलता है। देखिए, हाँ, यह एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, यह एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका के गुफा चित्र, मैप पर देखोगे, मध्य प्रदेश में भीमबेटका के गुफा चित्र,
भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण काल से संबंधित है अथवा नहीं? पूरा पाषाण काल से संबंधित है अथवा नहीं? पूरा पाषाण काल से संबंधित है अथवा नहीं? कुछ विद्वान इसे उत्तर पूरा पाषाण काल, कुछ विद्वान इसे उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल से संबंधित मानते हैं। कुछ विद्वान इसे उत्तर पूरा पाषाण काल से संबंधित मानते हैं, उत्तर पूरा पाषाण काल से संबंधित मानते हैं। परंतु कुछ अन्य विद्वान इसे अस्वीकार करते हुए भीमबेटका के आरंभिक चित्रों को, इसे अस्वीकार करते हुए भीमबेटका के आरंभिक चित्रों को मध्य पाषाण काल से जोड़ते हैं। भीमबेटका के आरंभिक चित्रों को मध्य पाषाण काल से जोड़ते हैं। बस अब इस पर तुम्हारा अब तक का तो आगे बनने लगेगा। अब तक का जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है इस पर, उसमें मॉडल प्रश्न सामने रखो। मॉडल प्रश्न लिखो, मॉडल प्रश्न। और मॉडल प्रश्न में लिखो कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाते हुए, उससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थलों पर प्रकाश डालिए। कुछ प्रमुख स्थलों पर प्रकाश डालिए। अभी इसको मत लिखना, जब मानचित्र का काम हो जाए ना तब प्रमुख स्थल को देखने के बाद तब लिखना, अभी मत लिखना। अभी इसको रिजर्व में रख लो, है ना, इसी आधार पर। अब बच्चों कल मैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कवर करूंगा, समझ रहे हो ना। तुम लोग अपने हमारे बुकलेट से मध्य पाषाण काल पेज संख्या बता दूं या खोज लोगे? हाँ, तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ के आओगे कल, ओके।